डैम्पियर। दरअसल जैसे इंसानों को खून पीने वालों को वैम्पायर कहते हैं, वैसे ही डैम्पियर वैम्पायर्स के दुश्मन होते हैं जो वैम्पायर्स को मार देते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें घने जंगल दिखाए जाते हैं और वहीं से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही होती है। वो यहाँ रो रो कर अपने हस्बैंड का नाम पुकार रही होती है। उसके बाद हमें जंगल में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसका हस्बैंड होता है। वो तेजी से घोड़े पर सवार होकर जंगल में भागकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है। वो लॉर्ड ऑफ द नाइट था, जिसे एक वॉरियर भी कहते हैं। उसकी वाइफ के साथ 3 औरतें और भी थी जो नहीं चाहती थी कि वो अपनी वाइफ के पास आए। उनमें एक औरत को जैसे ही एहसास हुआ कि वो घर के करीब है तो वो तुरंत उठकर अपने जादू से घर के चारों तरफ एक नीले रंग की रोशनी का घेरा बना देती है जिससे वो अंदर नहीं आ पाएगा। और तभी बाहर लॉर्ड ऑफ द नाइट पहुंच जाता है और इसी बीच में वो बच्चा भी जन्म ले लेता है, जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिस वजह से लॉर्ड ऑफ द नाइट को बहुत गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाकर अपनी ताकतों को यूज करने लगा। उसके अंदर से लाल रंग की खतरनाक रोशनी निकलने लगी जिससे वो घेरा टूट गया और वो अपनी ताकत से उन औरतों पर हमला करने लगा, पर वो दोबारा से घेरा बनाकर अपनी जान बचा लेती है। अब वो उन औरतों से कहता है कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। वो औरतें मना कर देती हैं और कहती हैं कि इसके जवान होने तक हम इसे अपने पास रखेंगे जब तक ये अपने फैसले लेने के लायक नहीं हो जाता। ये बच्चा लॉर्ड ऑफ द नाइट का था, इसलिए ये डैम्पियर पैदा होता है, यानी अपने फादर की तरह इसके पास भी ज्यादा ताकतें होंगी जिस वजह से ये बहुत ताकतवर होगा। इसके बाद 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ कुछ सोल्जर्स एक शहर में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि शहर तो बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह लग रहा था क्योंकि हर जगह लाशें लाशें थी और उनको बहुत ही बुरी तरह और बेरहमी से मारा गया था। तो सारे सोल्जर्स अपने काम पर लग जाते हैं। ये वहाँ से एक बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए थे। तभी अचानक पीछे एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिस पर ये एकदम गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर एक शैतान आया था यानी वैम्पायर, और उसने ही इन सबको बुरी तरह मार दिया, इसलिए अब तुम्हें डैम्पियर को बुलाना होगा क्योंकि वो ही इन वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है। तभी उनमें से एक उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है जिससे वो मर गया। सोल्जर कहता है कि इसका मुंह बंद करना जरूरी था क्योंकि ये बकवास करे जा रहा था। अब हम 2 दोस्तों को कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। एक ड्राइवर था और दूसरा खुद को डैम्पियर कहता था और ये ही मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो बहुत शराब पिया करता था। ये अब एक गांव में पहुंच गए जहां ड्राइवर दोस्त सबको लेक्चर देने लगा कि आप लोगों के एरिया में एक वैम्पायर मौजूद है जो एक शैतान है और आप लोगों को उससे खतरा है, लेकिन आप घबराओ मत। मैं अपने साथ एक ऐसे आदमी को लाया हूँ जो वैम्पायर का दुश्मन है और उसका नाम डैम्पियर है। वो वैम्पायर से लड़कर आप सबको बचा लेगा। लेकिन डैम्पियर तो साइड में खड़ा होकर लगातार शराब पिए जा रहा था। असल में ये लोगों को झूठ बोलकर डरा रहे थे उनसे पैसे बटोरने के लिए। हकीकत में वो लड़का कोई डैम्पियर नहीं था, ये उन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। अब डैम्पियर दरवाजे के पास जाकर अजीब और उल्टी सीधी एक्शन करता है, फिर उन्हें विश्वास से कहता है कि वो वैम्पायर मर चुका है। अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, सब लोग सुरक्षित है। उधर वो सिपाही जो शहर में थे तो आधे अंदर मौजूद थे और 2 बाहर पहरा दे रहे थे। बाहर वालों को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रही थी, इन्हीं की तरफ आने लगती है। अब एक सिपाही जैसे उसकी तरफ गया तो पता लगता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि वैम्पायर है जो इन्हें देखते ही अपने लंबे नाखून बाहर निकाल कर एक का गला काट देती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी साथी भी बाहर आ गए और वैम्पायर लड़की पर शूट करने लगते हैं। उसके साथ दूसरा वैम्पायर भी था, दोनों ही बहुत खतरनाक थे। हालांकि सिपाही बहुत सारे थे और लगातार शूट भी किए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ ये 2 वैम्पायर ही किसी के काबू आ नहीं रहे थे। ये वैम्पायर उनके 4-5 सिपाहियों को भी मार देते हैं और उनका खून पी जाती हैं। उनके जाने के बाद हेड अपने कमांडर को कहता है कि इन वैम्पायर को खत्म करने के लिए हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। मैं एक डैम्पियर को जानता हूँ। ये सुनकर कमांडर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कैसी फालतू बातें कर रहे हो, कोई डैम्पियर जैसी चीज नहीं होती। हेड कहता है कि सर होती है, आपने देखा नहीं कि हमने उन पर कितनी गोलियां चलाई लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं हुआ, तो आप हमें फिर कैसे बचा पाओगे। मैं सही कह रहा हूँ, उस डैम्पियर को बुला ले, मैं उसे जानता हूँ। कमांडर मान जाता है, इसलिए कुछ सिपाहियों को उस नकली डैम्पियर के पास भेजता है। उस शराबी के पास जो एक लड़की की लाश को दफन कर रहा था। सिपाही यहाँ आकर डैम्पियर और उसके दोस्त को पकड़कर कमांडर के पास ले जाता है। कमांडर डैम्पियर से कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इतना बता दो कि वैम्पायर कैसे मरते हैं। ये सुनकर डैम्पियर बोलता है कि वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता, मैं तो बस ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों को पागल बनाता हूँ उनसे पैसे लेने के लिए। जिस पर हेड कहता है कि नहीं सर, ये छुपा रहा है, ये डैम्पियर ही वैम्पायर का शिकार करने वाला। इसका सबूत ये है कि मैं इसे कब से जानता हूँ, पर इसकी उम्र बढ़ती ही नहीं, ये हमेशा से जवान है। जिस पर कमांडर कहता है कि ठीक है, ये चीज आज रात चेक कर लेते हैं और अब वो डैम्पियर को बाहर बिठा देते हैं आज रात पहरा देने के लिए। ये सोच कर कि अगर वैम्पायर ने आकर इसे मार दिया तो ये आम इंसान होगा, लेकिन अगर इसने वैम्पायर को मार दिया तो ये सच में ही डैम्पियर होगा। और फिर वो रात में भी जब शराब पी रहा होता है तभी अचानक से बिल्डिंग के अंदर से आवाज सुनाई देती है। जब ये
चेक करने अंदर गया तो वहाँ वही वैम्पायर लड़की थी जो उसे अपनी बातों में उलझाकर गले से लग जाती है और अब अपने बड़े बड़े दांत निकालकर जैसे उसका खून पीने लगी तो उसे तकलीफ होने लगी, इसलिए वो डैम्पियर को दूर फेंक देती है क्योंकि सच में उसके अंदर डैम्पियर का ही खून था। वो बोलते हैं तुम्हारे अंदर डैम्पियर के खून की खुशबू आ रही है। सब देख के डैम्पियर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ वैम्पायर्स आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो डैम्पियर था। जैसे ही उसका खून वैम्पायर पर गिरता है तो वो जलने लगते हैं और राख बन जाते हैं और ऐसे ही सबकी मौत हो जाती है। और अब हम वैम्पायर्स के राजा को देखते हैं जिसका नाम गोरखा था। उसके पास भी ताकत थी जिसकी वजह से उसने सभी वैम्पायर्स का दिमाग अपने कंट्रोल में कर रखा था। वो सभी वैम्पायर्स को कहता है कि तुम उस डैम्पियर से लड़ नहीं पाए इसलिए वापस आ जाओ और वैम्पायर लड़की को वहीं रुकने को बोलता है ताकि वो डैम्पियर पर नजर रखे, क्योंकि गोरखा ने इन सब का माइंड कंट्रोल किया था इसलिए वो अपनी जगह रहकर ही इनके जरिए वहाँ सब कुछ देख सकता था। यही वजह है कि वो वैम्पायर लड़की को डैम्पियर के पास ही छोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कमांडर अपने साथियों के साथ बाहर आया ये देखने की आखिर कल रात क्या हुआ होगा। उसे वह वैम्पायर्स की जली हुई लाशें मिलती हैं, इसलिए वो सीधे डैम्पियर के पास जाकर पूछता है कि आखिर तुमने इन सब को कैसे मारा। डैम्पियर जवाब देता है कि इन सब की एक वैम्पायर साथी अंदर भी मौजूद है जो अब मेरी दोस्त बन चुकी है, इसलिए अब वो अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। उसकी टीम काफी डरी हुई थी, कमांडर को कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं, पर कमांडर उनकी नहीं सुनता, बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पर यहाँ उसकी टीम उस वैम्पायर लड़की से डर कर कमांडर को धोखा देकर यहीं छोड़कर भाग जाती है और कहते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ डैम्पियर और उसका दोस्त भी होगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर उन लोगों ने इन्हें यहाँ बंद कर दिया। डैम्पियर अपने दोस्त को कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है इसलिए तुम भी उन सिपाहियों के साथ चले जाओ, पर उसका दोस्त मना करके बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन डैम्पियर ने जैसे तैसे उसे मनाकर सिपाहियों के साथ भेज दिया, जिसके बाद डैम्पियर उस लड़की से बात करने लगा जो कहती है कि मैं गोरखा के लिए काम करती हूँ, वो मेरे ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता है, पर मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, उसके साथ काम करना भी नहीं चाहती बल्कि उसकी जान लेना चाहती क्योंकि वो मुझसे गलत काम करवाता है जो मैं नहीं करना चाहती। डैम्पियर उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, जिस पर वो कहती है कि तुम लॉर्ड ऑफ द नाइट के बेटे हो। लॉर्ड ऑफ द नाइट जिससे भी शादी करता है उससे तुम जैसे डैम्पियर पैदा होते हैं। अब यह हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा पैदा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि ये डैम्पियर था। वो बताती है कि तुम डैम्पियर भी लॉर्ड ऑफ द नाइट की तरह बहुत खतरनाक होते हो जिन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है और तुम्हारी जान लेने के लिए सारे वैम्पायर तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं। और गोरखा भी यही चाहता है, वो जान चुका है कि तुम यही हो तो अब वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक सोल्जर को उल्टी होने लगती है। वो जब रुके तो वहाँ गोरखा आ जाता है जो एकदम से इन पर हमला कर देता है। कुछ सोल्जर्स को वो इशारे से ही जलाकर उड़ा देता है और कुछ को कैद करके अपने साथ ले गया था। उधर डैम्पियर की तबीयत खराब होने लगती क्योंकि उसे एहसास हो गया था गोरखा मेरे आसपास ही है। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि गोरखा इन सोल्जर्स और मेरे साथी को भी कैद करके अपने साथ ले गया है। डैम्पियर उनसे कहता है कि मुझे कैसे भी अपने दोस्त को बचाना है। ये सुन टेस्ला कहती है कि मैं जानती हूँ गोरखा उन्हें लेकर कहाँ गया होगा, इसलिए अब ये लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। टेस्ला अपनी पूरी बॉडी और चेहरे पर अच्छे से कवर कर लेते हैं क्योंकि वैम्पायर होने की वजह से अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो वो जल जाएगी। जिसके बाद वो तीनों कार में बैठकर अपना सफर शुरू कर देती है। इनको चलते हुए काफी देर हो गई थी तो ये एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। डैम्पियर और कमांडर जब अकेले थे तो कमांडर कहता है ये लड़की एक वैम्पायर है इसलिए मुझे इस पर यकीन नहीं है। उनकी बातें टेस्ला सुन लेती है और वो कमांडर को कहती है कि अगर मुझे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता या मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देती, इसलिए आराम से रहो। डैम्पियर साइड में जाकर अपने जख्मों को देखने लगता है जो अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये देख उसके पास टेस्ला आई बताती है कि ये देखकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा लेकिन अब से तुम्हारे साथ यही होने वाला है, हमेशा चोट लगने के बाद तुम्हारे जख्म खुद ही ठीक हो जाएंगे। उधर गोरखा ने कमांडर के सभी साथियों को कैद कर लिया था। गोरखा का साथी वहाँ कुछ सिपाहियों को पकड़ कर लाता है जिन्हें गोरखा अपना खून पिला देता है जिससे वो भी वैम्पायर बन गए। दूसरी तरफ जब वो तीनों आगे बढ़ रहे थे तो कमांडर कहता है कि जब हम उस शहर में पहुंचेंगे तो वैम्पायर और गोरखा का खात्मा कैसे करेंगे क्योंकि इन गोलियों से तो उनका कुछ नहीं होगा। जिस पर डैम्पियर कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर वो गोलियों पर अपना खून लगाता है, कहता है मेरे खून वाली गोलियों से सभी वैम्पायर्स जलकर मारे जाएंगे। तभी टेस्ला की गन मांगने पर कमांडर उसकी बेइज्जती करके मना कर देता है, जिस पर टेस्ला गुस्से से उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देती है और बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो पहले ही मार चुकी होती। ये सब देखकर डैम्पियर उनको शांत करता है और सफर फिर से शुरू करने को बोलता है। आगे ये जल्दी उस शहर तक पहुंच जाती है। इस शहर में भी तबाही मची हुई थी, हर कोई वैम्पायर से डरा हुआ था। टेस्ला कहती है कि हम बिल्डिंग के अंदर से जाएंगे। अब जैसे ही ये एक बिल्डिंग के अंदर गए तो टेस्ला को फील होता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो
उन्हें बोलती है कि गोरखा ने हमारे पीछे अपने आदमी भेज दिए हैं। जल्दी गोरखा के आदमी इनके सामने आ गए, जो और कोई नहीं बल्कि कमांडर के साथ ही थे। लेकिन क्योंकि अब वे सारे वैम्पायर बन चुके थे, इसलिए अब वो गोरखा के साथ ही थे। वो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कमांडर ने जैसे ही वैम्पायर को शूट किया, वो वैम्पायर जलकर बुझ जाते हैं क्योंकि उन पर डैम्पियर का खून लगा हुआ था। और फिर ये उन सारे वैम्पायर्स को उन गोलियों की हेल्प से जला कर राख कर देते हैं, जो देखकर डैम्पियर खुश होकर बोलता है, देखा मेरे खून की गोलियां काम कर गई ना। जिसके साथ ही उसकी टांग पर भी गोली लग गई। वो देखता है कि ये गोली टेस्ला ने चलाई है, जो अब इनकी तरफ गन करके बढ़ने लगी। ये देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी है। वो दुखी होते हुए उन्हें कहती है कि ये मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे दिमाग को गोरखा कंट्रोल करके मुझसे ये सब करवा रहा है। डैम्पियर उसकी गन पकड़कर कहता है कि तुम उसकी गुलाम नहीं हो और उसके कंट्रोल से बाहर आ सकती हो। उसकी बातें सुनकर टेस्ला ठीक हो जाती है। कुछ देर बाद वो छत पर जाती है ताकि वहाँ से कूदकर वो अपनी जान दे दे। लेकिन तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ गई, जो हेल्प के लिए पुकार रही थी। ये जब वहाँ चेक करने गई तो दो वैम्पायर ने एक लड़की पर हमला कर दिया था, इसलिए टेस्ला उनसे लड़ने लगती है। वो अपने खूनों से उनका गला काट कर फेंक देती है, जिससे दोनों वैम्पायर मर जाती हैं। तभी यहाँ पर गोरखा आकर टेस्ला से कहता है कि तुम गद्दारी क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम बनकर एक कठपुतली की तरह नहीं रह सकती। जिस पर गोरखा को गुस्सा आ गया, वो टेस्ला को मारने लगता है, उसके गले से उठाकर दूर फेंक के मारता है। फिर उसे भी कैद करके अपने साथ ले गया। डैम्पियर कमांडर फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। डैम्पियर की टांग पर जहाँ गोली लगी थी, उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। और अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गोरखा था। दोनों अलग अलग वो बिल्डिंग को चेक करने लगे, लेकिन यहाँ कमांडर को कुछ होने लगा। उसे अपनी फैमिली की याद आने लगी, क्योंकि ये सब गोरखा की चाल थी। वो कमांडर के दिमाग को भी कंट्रोल करने लगा था और मौके का फायदा उठाकर वो कमांडर को भी कैद कर लेता है। कमांडर होश में आने के बाद खुद को जंजीर से लटका हुआ पाता है, जिसके सामने टेस्ला भी लटकी हुई थी। तभी यहाँ पर कमांडर का साथी आ जाता है, जो वैम्पायर बन चुका था। वो टेस्ला को तकलीफ देने लगता है, आग से उसे जलाता है, जिससे वो तड़पती है। ये देखकर कमांडर गुस्से से अपने साथी को उसे छोड़ने को बोलता है, जिसके बाद वो वैम्पायर कमांडर के पास आ जाता है। ये जब बातें कर रहे थे, इसी बीच टेस्ला मौका देखकर अपनी जंजीर को खींचने लगती है ताकि वो टूट जाए। तभी उस वैम्पायर ने अपने नाखून कमांडर के अंदर घुसा दिए थे। उसके दोबारा वार करने से पहले टेस्ला जंजीर को खींचकर तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो फिर जंजीर को वैम्पायर के गले में लपेट कर उसे लटका देती है, जिसके बाद वो मर जाता है। अब टेस्ला की तबीयत भी खराब होने लगती है, उसकी हालत मरने वाली हो गई थी, इसलिए कमांडर उसे अपना खून पिलाता है, जिससे वो ठीक हो गई। और ऐसे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और डैम्पियर गोरखा को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस तक पहुंच जाता है। उसे देखते ही गोरखा कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब वो अपनी खतरनाक ताकतों से डैम्पियर को उड़ा कर और पटक कर इधर उधर मारने लगता है। उसे मारना तो दूर, डैम्पियर तो अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। पर अब हमला रोक कर गोरखा कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी वो वहाँ डैम्पियर के दोस्त को लाता है, जो अब वैम्पायर बन चुका था और अब वो गोरखा के कंट्रोल में था, इसलिए वो डैम्पियर पर हमला करवा देता है। पर जैसे वो उस पर हमला करता है, डैम्पियर का खून उस पर लग जाता है और वो जल कर मर जाता है। फिर जब डैम्पियर गोरखा की तरफ बढ़ता है, तो वो डैम्पियर पर खतरनाक हमला कर देता है। फिर जैसे ही उसकी जान लेने लगा, पीछे कमांडर और टेस्ला आ जाते हैं। तब गोरखा कुछ देर के लिए डैम्पियर को छोड़कर उन पर हमला करता है, दोनों को अपनी ताकतों से दीवार पर लगा देता है। कहता है तुम भी अब अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे। डैम्पियर जब बेहोश हो गया था, उसे एक सपना आता है जिसमें वो उन तीनों औरतों को देखता है, जो उसके पैदा होने के वक्त उसकी मदर के साथ थी। वो डैम्पियर को कहती है कि तुम जाकर अपने डैड से मिलो, यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट से। अब जैसे डैम्पियर आगे बढ़ा, सामने उसके डैड जो उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तुम्हारे अंदर मेरा यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट का खून है। गोरखा जैसा दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम उसे हरा सकते हो, तुम मेरे बच्चे हो। सारी बातें सुनकर अचानक से डैम्पियर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके साथ ही उसके अंदर ताकतें भी आ जाती है। वो उठा और पूरे जोश के साथ गोरखा से भिड़ जाता है। वो उड़कर जोर से गोरखा को मुक्का मारता है। ऐसे खूब सारे मुक्के वो गोरखा को मारता है, जिससे अब डैम्पियर उस पर भारी पड़ने लगा था, जबकि गोरखा कमजोर होने लगा था, क्योंकि डैम्पियर अब अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। उसे इतना ताकतवर पाकर गोरखा भी अपनी असली रूप में आ गया था, जो कि बहुत भयानक डरावना लग रहा था। और अब इनके बीच काफी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है और एक दूसरे पर हमला करती हैं। फिर जैसे ही अपने खून वाले हाथों से डैम्पियर गोरखा का गला पकड़ता है, वो भी जलना शुरू हो गया। डैम्पियर अपने दोनों हाथों का यूज करके गोरखा को जलाकर मार देता है और वो धुआं बनकर उड़ जाता है। अब ये तीनों जैसे ही जाने लगे, इनके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर उन्हें वो पुराने समय का कमरा दिखता है, जिसके अंदर डैम्पियर के डैड की किताबें पड़ी थी। साथ ही वहाँ उसके डैड की तस्वीर भी बनी हुई थी। यहाँ इन्हें पता चला कि वो एक गोरखा नहीं बल्कि उसकी जैसे और भी काफी सारे हैं, जिसके साथ ही वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, सभी गोरखा और उनके साथियों को मारने के लिए। इसी के साथ इस मूवी की कहानी ही एंड हो जाती है।